उदारवादी युग यानी कि लिबरल इरा जो 1885 से लगाकर 1905 तक चला। कुछ मेजर रीडर्स जो लीडर्स थे उनको मैंने आपके सामने दिखाने की कोशिश की है, जिनके विचार जो और उनकी जो कार्य प्रणाली थी, उन्होंने आइडियोलॉजी, लिबरल आइडियोलॉजी को एक नई पहचान देने की कोशिश की। उसमें क्या क्या नाम है आप लोग देख सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। इसी के साथ कुछ और भी नेता हुए हैं जिनको हम उदारवादी नेताओं में शामिल कर सकते हैं, जिसमें हम नाम गिना सकते हैं अपना जो कांग्रेस के संस्थापक थे वाईसी बनर्जी, रास बिहारी घोष। तो ऐसे नेताओं को भी उदारवादी नेताओं की श्रेणी में गिना जाता है। और उन्हीं के विचार, इन सब के जो सम्मिलित विचार हैं, उन विचारों को हम उदारवादियों की मान्यताओं के रूप में समझ सकते हैं। जिस पर आपके प्रश्न बनता है, इसको अब आप लोग और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों हम लोग इनको उदारवादी कहते हैं? अगर आपको ये जो मान्यताएं हैं, जिसको कुछ पुस्तकों के अंदर आपको विशेषताओं के रूप में भी बताया गया है, अगर आपको ये उदारवादियों की मान्यताएं या विशेषताएं समझ में आ जाएगी तो आपको लगेगा कि देखो किस तरह से इन्होंने ब्रिटिश शासन को डील किया या ब्रिटिश शासन को किस तरह से इन्होंने टेकल करने की कोशिश की। और इनका जो काल था वो था 1885 से 1905 तक का। तो क्या इनकी सोच थी? उन्हीं को हम इनकी मान्यताओं के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है, पश्चिमी सभ्यता और संस्थाओं के पोषक, सपोर्टेड वेस्टर्न कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, ये जितने भी जो नेतृत्व थे, उदारवादियों के जितने भी नेता थे, और उनकी जो सोच थी, उस सोच के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट नजर आता है। पश्चिमी शिक्षा, आप लोगों ने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि जब अंग्रेजी शिक्षा का फैलाव हुआ भारत के अंदर और भारत के बाहर, जब भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन ग्रहण किया, तो उस अंग्रेजी शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रभाव भारतीयों की जीवन शैली और भारतीयों की सोच के ऊपर पड़ी। और उसी सोच से एक नया नेतृत्व, एक नई लीडरशिप उभरी। और वो लीडरशिप 1885 में हम लोग कह सकते हैं कि मॉडरेट्स के नाम से, यानी कि उदारवादियों के नाम से पहचानी गई। ये जो पूरा नेतृत्व उभरा, अगर हम इकोनॉमिक बेस पर कहें तो ये हमारा अपर मिडिल क्लास लीडरशिप थी, यानी कि उच्च मध्यम वर्गीय नेतृत्व। जितने भी जो उदारवादी नेता थे वो गरीब वर्ग से नहीं थे, वो मध्यम वर्ग से नहीं थे, वो हायर क्लास से थे। यानी कि कोई वकील था, कोई इंजीनियर था, कोई सरकारी नौकर था, अलग अलग तरह से कोई व्यापारी था। तो अलग अलग तरह से इनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था, एक जिसको हम कहते हैं ये संपन्न वर्ग के लोग थे, जिन्होंने हायर एजुकेशन की और उसके बाद वो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत प्रभावित हुए। और अपनी स्टडी के दौरान उन्होंने ये महसूस किया कि पश्चिमी जगत में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से भारत में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था लाई जा सकती है। तो उन्होंने इसीलिए भारत में पश्चिमी जो संस्थाएं हैं और पश्चिमी जो सभ्यता है उनको स्वीकार किया। ये जो नेतृत्व था भारत में, जो उदारवादियों का नेतृत्व था, इस उदारवादी नेतृत्व ने ब्रिटिश शासन के साथ दोहरा रवैया अपनाया। दोहरा रवैया कैसे? एक तरफ तो उन्होंने भारत में जो ब्रिटिश शासन का जो दमनकारी रवैया था उसकी आलोचना की, लेकिन आलोचना के साथ साथ उन्होंने ब्रिटिश शासन को खुश करने के लिए उनके जो पॉजिटिव स्टेप्स थे, यानी कि जो सकारात्मक प्रयास भारतीय समाज के साथ किए थे, उनकी प्रशंसा भी करते हुए अपने आप को उनके प्रति निष्ठावान दिखाने की कोशिश की। एक तरह से जो राजभक्ति का स्वरूप था वो बताने की कोशिश की। तो ये जो पहला नजरिया है, इस नजरिए के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि उदारवादी भारत के अंदर पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्थाओं के पोषक थे। और इसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि वो
पाश्चात्य शिक्षा से और उसके अंदर समाहित मूल्यों से प्रभावित थे। ये पहली मान्यता। दूसरी बात जब हम लोग करते हैं तो वो है ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास, फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस। उदारवादी नेताओं का ये मानना था कि ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश जाति अपने नेचर बाय बोर्न या स्वभाव से बहुत ही लिबरल हैं, उदारवादी हैं, और वो हमेशा जस्टिस करते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि उनकी सोच में अंग्रेजों के प्रति एक प्रकार का पूर्वाग्रह था, यानी कि ब्रिटिश लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे उसको उन्होंने दरकिनार रखते हुए किस बात पे बल दिया कि भारत के जो ब्रिटिशर्स हैं वो स्वभाव उनका कैसा है, उदारवादी है, और वो हमेशा न्याय करना जानते हैं। इसीलिए जब भी हम अपनी समस्याओं को, हम मतलब भारतीय अपनी समस्याओं को, अपनी आकांक्षाओं को ब्रिटिश शासन के समक्ष रखेंगे तो वे उन मांगों को आसानी से मान लेंगे और हमें हमारे अधिकार प्रदान करेंगे। क्यों प्रदान करेंगे? क्योंकि उनका नेचर ही न्याय करना है, क्योंकि उनका नेचर ही लिबरल है, तो इसलिए वो हमारी डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। तो ये ब्रिटिश लोगों की धारणा में, उनके स्वभाव में एक अलग प्रकार का नजरिया देखते थे उदारवादी। मैंने कुछ दो कोटेशन लिखे हैं जो दो उदारवादी नेताओं के हैं। फिरोज शाह मेहता क्या कहते हैं कि मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि अंग्रेज न्यायप्रिय होते हैं और वे भारतीयों की मांगों पर सहानुभूति से विचार करेंगे। मतलब उन्होंने ये पब्लिक फोरम में ये स्टेटमेंट दिया है कि ब्रिटिश लोग न्यायप्रिय हैं और डेफिनेटली उनके अंदर एक ऐसी सेंसिटिविटी है जिससे वो हमारी डिमांड्स को पूरा करेंगे। एक दूसरे लिबरलिस्ट है जिनका नाम है रहमतुल्लाह सयानी। उन्होंने क्या कहा है कि अंग्रेजों से अधिक ईमानदार और शक्ति संपन्न जाति सूर्य के नीचे कोई नहीं है। मतलब इस धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा ऑनेस्ट और पावरफुल कम्युनिटी है तो वो है ब्रिटिशर्स। तो एक प्रकार से उन्होंने ब्रिटिश लोगों को एक ऐसे कम्युनिटी के रूप में देखा जो लिबरल भी है, जस्टिस भी करती है, पावरफुल भी है, ऑनेस्ट भी है, और इसी सोच के तहत उन्होंने यानी कि उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिशों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार किया। ऐसा कोई आचरण नहीं किया जिससे ब्रिटिश रूल जो शासक थे वो उनके अगेंस्ट जाए। हमेशा उदारवादियों की ये सोच रही कि उनको ब्रिटिश शासकों का समर्थन भी मिलता रहे और सहानुभूति भी प्राप्त होती रहे। तो ये दूसरा जो मान्यताओं वाली बात है कि उदारवादी नेता ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। तीसरी बात जो उदारवादियों के संदर्भ में हम बता सकते हैं वो है उन्होंने ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान माना। ब्रिटिश रूल अ बून फॉर इंडिया। वरदान का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव सेंस, एक सकारात्मक अर्थ में उन्होंने ब्रिटिश शासन को भारत के संदर्भ में देखा। अब इसके पीछे उनकी सोच क्या थी? उदारवादी ये मानते थे कि ब्रिटेन जहां पर संसदीय व्यवस्था उत्पन्न हुई, मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ब्रिटेन है, उस इंग्लैंड के द्वारा भारत पर शासन किया जा रहा है। तो ये भारत के लिए पॉजिटिव है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में भी प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्थापना इसी के माध्यम से होगी। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिए कि भारत में किस प्रकार से जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की स्थापना ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई। आगे उन्होंने और क्या बात कही कि जब भारत के भारतीयों के पास शासन करने का अधिकार तब आएगा जबकि भारतीय लोग परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो मैच्योर बनाने का काम कौन करेगा? ये ब्रिटिशर्स करेंगे। इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमको सहभागी बनाएंगे, हमको एक पॉलिटिकल एजुकेशन प्रदान करेंगे और उसी पॉलिटिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से हम इतने कैपेबल हो जाएंगे, हमारे में इतना कैलिबर आ जाएगा कि हम अपना शासन खुद संभाल पाएंगे। तो एक तरह से उन्होंने भारतीयों को, ब्रिटिश लोगों को भारतीयों के लिए वरदान मांगा। खुद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है। अच्छा, कुछ और लॉजिक भी हैं जिसके कारण उदारवादियों ने अंग्रेजों को हमारे लिए वरदान माना। जैसे कि अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पर, ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आए। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी है कैसे अंग्रेजी शिक्षा एक माध्यम बनी हमारे विचारों को आदान प्रदान करने के लिए,
पाश्चात्य साहित्य पढ़ने के लिए, दूसरे देशों की रिसर्च, उनकी सभ्यताओं को जानने के लिए। तो इससे हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। तो ये एक और बात जो हम लोग कह सकते हैं कि कैसे ब्रिटिश शासन इस रूप में भी हमारे लिए वरदान साबित हुआ। फिर हम लोग दूसरी बात भी और बता सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, भले ही उनका अपना कुछ निजी हित अलग रहा हो, लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा चलाई, संचार की सुविधा विकसित की, कम्युनिकेशन, एक जुडिशियल सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश किया, लोकल गवर्नेंस को उन्होंने हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। हालांकि इन सब के पीछे उनका अपना निजी इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी इसका बेनिफिट भारतीयों को मिला। अगर अंग्रेज हमारे यहाँ पर नहीं आते तो शायद इस प्रकार की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का लाभ हमको नहीं मिलता। इसी सोच के कारण ब्रिटिश शासन को उदारवादियों ने हमारे लिए एक वरदान माना, और इस वरदान के चलते ही वो लोग चाहते थे, उदारवादी, कि भारतीयों का संबंध ब्रिटिश शासन के साथ अटूट रूप से बना रहे। तो ये तीसरी मान्यता की बात हम लोग कर सकते हैं। चौथी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि उदारवादी जो रिफॉर्म्स चाहते थे, सुधार, वो क्रमिक रूप से चाहते थे। यानी कि उनका 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 जो मानना था वो क्रमिक सुधारों में विश्वास था, बिलीफ इन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। वो एकदम से आजादी पाना नहीं चाहते थे। एकदम से आजादी पाने के लिए कोई ना कोई क्रांतिकारी तरीका अपनाना पड़ेगा, कोई ना कोई क्रांतिकारी रणनीति अपनानी पड़ेगी। लेकिन उदारवादियों का ये मानना था कि हम लोग इतने मैच्योर है ही नहीं कि हम एकदम से आजादी प्राप्त करके अपना शासन चला लेंगे। हमारी इसी अपरिपक्वता के कारण उन्होंने क्या तय किया कि हम धीरे धीरे प्रशासन के अंदर, जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर हम अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, हम सरकारी सेवाओं में जाएंगे, अनुभव ग्रहण करेंगे, और उसके बाद जब हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, उसके बाद हम पूर्ण स्वराज्य की बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या चाहेंगे कि क्रमिक रूप से, ग्रेजुअली हम प्रशासनिक सुधारों की मांग से और धीरे धीरे अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की मांग के साथ हम अपनी रणनीति को आगे बढ़ाए। तो ये तीसरा एक अगला हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, उन्होंने क्रमिक सुधारों में विश्वास किया। फिर एक अगली बात, जो उनके मीन्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स थे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं उदारवादियों ने संवैधानिक सुधारों में विश्वास किया, फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसका मतलब क्या है? वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, उग्रता और आक्रामकता में विश्वास नहीं थे, उन्होंने अराजकता और क्रांतिकारी विचारों का विरोध किया, और इसीलिए उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या कहा, किन साधनों को अपनाया कि वो रिक्वेस्ट लेटर भेजते थे ब्रिटिश शासक जो थे उनके सामने। वो विभिन्न जितने भी जो मीडिया के जो तंत्र थे उसमें एक लिबरल लैंग्वेज के साथ अपनी रिक्वेस्ट, अपनी डिमांड्स रखते थे, मेमोरेंडम भेजते थे, शांतिपूर्ण तरीके से सभाएं करते थे, अपनी बातों को, अपनी डिमांड्स को रखने के लिए रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि मंडल अंग्रेजों के पास भेजते थे। केवल इन शांतिपूर्ण साधनों को, जिनको कि संविधान इजाजत देता है, संवैधानिक साधन का मतलब क्या है? ऐसे साधन जिनको कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता प्रदान करता है, जो शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपनी बात रखने में सहायक होते हैं। उदारवादियों ने इन्हीं बातों को, इन्हीं साधनों को अपनाया। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनका जो मेथड था वो अनुनय विनय, जिसको हम कहते हैं विनम्रता से, पोलाइटली, हम्बल के साथ आग्रह करना, वो उनका एक तरीका था। और इसके पीछे उनकी सोच क्या थी? दादा भाई नौरोजी जो एक प्रमुख उदारवादी नेता है, 1906 के अंदर वो कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय उद्बोधन के तहत उन्होंने एक बात कही थी जो इस पूरे बात को और ज्यादा प्रूव करता है। नौरोजी ने कहा था कि शांति प्रिय तरीका इंग्लैंड के सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक इतिहास की जीवन और आत्मा है। यानी कि वो हमेशा पीसफुली तरीके से काम करना चाहते हैं। आगे वो क्या कहते हैं? इसीलिए हमें भी शांति प्रिय, सभ्य और नैतिक अस्त्रों को प्रयोग में लाना चाहिए, इसी से ब्रिटिश शासक संतुष्ट होंगे। तो इन्हीं मान्यताओं के आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि संवैधानिक साधनों में, संवैधानिक सुधारों में उदारवादियों का विश्वास रहा। छठी अगली बात हम लोग कर सकते हैं, उदारवादियों का जो टारगेट था वो टारगेट क्या था? उदारवादी पूर्ण स्वराज्य नहीं चाहते थे। यहां आप ध्यान रखना, उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य नहीं था।
वो औपनिवेशिक स्वराज्य चाहते थे। औपनिवेशिक स्वराज्य मतलब शासन हम करेंगे, हम मतलब भारतीय करेंगे, लेकिन हमको गाइडेंस कौन देगा? ब्रिटिशर्स देंगे। पूर्ण स्वराज्य का मतलब क्या है? सब कुछ हम ही डिसाइड करेंगे, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उग्रवादियों ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य तय किया था, लेकिन जब हम उदारवादियों या मॉडरेट्स की बात करते हैं तो वो कभी भी पूरी आजादी नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उनका मानना था कि जो भारतीय लोग हैं वो इतने मैच्योर नहीं है कि शासन का कुशलता से संचालन कर सके। इसीलिए जब तक कि भारतीय परिपक्व ना हो जाएं, तब तक उनको एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और वो ट्रेनिंग किसकी गाइडेंस में मिलेगी? वो ब्रिटिशर्स की गाइडेंस में मिलेगी। तो शासन तो हम करेंगे, लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग है, उसकी जो गाइडेंस है, वो हमें अंग्रेजों के द्वारा मिलती रहेगी। इसीलिए उन्होंने अपना जो टारगेट, लक्ष्य तय किया, वो औपनिवेशिक स्वशासन के रूप में तय किया। और इस औपनिवेशिक स्वशासन को भी उन्होंने धीरे धीरे क्रमिक रूप से प्राप्त करने की बात कही कि पहले धीरे धीरे हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, फिर हमें कैबिनेट में स्थान दिया जाए, और उसके बाद हमें और ज्यादा पावर्स दिए जाएं। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो साधन हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किए, उनको भी अपनाया। एक और अगली बात हम उदारवादियों के बारे में बात कर सकते हैं कि उदारवादी जन आंदोलन से दूर थे, अवे फ्रॉम मास मूवमेंट। मास मूवमेंट किसको बोलते हैं? एक ऐसा आंदोलन जिसमें आम जन की भागीदारी होती है, जिसमें विशाल जन समुदाय समग्र रूप से अपना पार्टिसिपेशन करता है। उदारवादियों के बारे में कहा जाता है कि उनका जो आंदोलन था वो मास मूवमेंट नहीं था। क्यों मास मूवमेंट नहीं था? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने भी उदारवादी जो लीडर्स थे, वो लीडर्स अपर क्लास वाले थे, एक एलिट क्लास के लोग थे, जिसको हम अभिजन वर्ग के लोग कहते हैं। या तो वो उच्च शिक्षित थे, या वो संपन्न वर्ग से थे। इसीलिए उनकी जो डिमांड्स थी, वो डिमांड्स भी उन्होंने अपनी कैटेगरी के लोगों के लिए ही रखी। उनकी सोच क्या थी कि भारतीयों का उद्धार शिक्षित लोग कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी पॉलिटिकल राइट्स जो होंगे, वो इन्हीं शिक्षित लोगों को मिलने चाहिए। तो जब उन्होंने अपनी डिमांड, उन्होंने अपनी फंक्शनिंग केवल एक क्लास, एक वर्ग तक सीमित करके रख दी, तो आम लोगों का उनसे जुड़ाव नहीं हो पाया, आम लोगों को का समर्थन और कोऑपरेशन उनको नहीं मिल पाया। और इसीलिए जब अन्य वर्गों का, समाज के जो बड़े वर्ग थे, उन बड़े वर्गों का सहयोग उनको नहीं मिला, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जन आंदोलन नहीं था, ये एक वर्गीय आंदोलन था, जिसको हम क्लास मूवमेंट के रूप में जान सकते हैं, मास मूवमेंट के रूप में नहीं जानते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो ये एक और अगली विशेषता या अगली मान्यता हम उदारवादियों के बारे में बता सकते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक हुआ, क्या उदारवादियों की सोच